देखिए बेटा, हम ग्राफिकल मेथड से आज इक्वेशंस पढ़ेंगे मोशन की इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से हम किस तरह से सॉल्व करते हैं ये पढ़ेंगे। मोशन की इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, जो मोशन की इक्वेशंस थी वो तीन थी जो हमने पढ़ रखी हैं। पहली इक्वेशन थी v = u + at। आपने मोशन की इक्वेशन पढ़ी है। मोशन की तीन इक्वेशन थी। पहली थी v = u + at। दूसरी इक्वेशन थी s = ut + ½ at²। और तीसरी इक्वेशन थी v² = u² + 2as। हमें इन इक्वेशंस के डेरिवेशन पढ़ने, यानी ये इक्वेशन आई कैसे, इनके डेरिवेशन पढ़ने। तो इनके डेरिवेशन के दो मेथड है। एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है कैलकुलस मेथड। एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा कौन सा है, कैलकुलस मेथड। तो आज हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की, कि ग्राफिकल मेथड से मोशन के इक्वेशंस को हम किस तरह से डिराइव करते हैं। देखिए, जब ग्राफिकल मेथड से मोशन की इक्वेशन को ड्राइव करना हो तो उसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं, यानी दो कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं आपको पहले वो समझना है, ताकि देखिए डेरिवेशन करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डेरिवेशन स्टार्ट कहाँ से करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने यही होती है कि हम डेरिवेशन स्टार्ट कहाँ से करें। एक बार स्टार्ट कर दिए तो फिर इसको सॉल्व करना ईजी हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्ट कहाँ से करें। तो ग्राफिकल मेथड से स्टार्ट करने के दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला, या तो हम एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे या फिर हम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करेंगे। अगर ग्राफिकल मेथड से हमें डेरिवेशन को स्टार्ट करना है, इन मोशन की इक्वेशंस को सॉल्व करना है किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, तो उसके दो ही मेथड है, या तो हम एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे या फिर हम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो देखिए, पहले तो हम एक ग्राफ आपको बनाते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। हमने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। देखिए, x एक्सिस पे हम टाइम को दिखा देते हैं, ये एक्सिस टाइम के लिए, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा x एक्सिस, और y एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। y एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, y एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ऑलरेडी मोशन में है। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पहले से मोशन में है, पहले से मोशन में, यानी उसके पास ऑलरेडी कोई ना कोई वेलोसिटी है। तो अगर हम उसके ग्राफ को दिखाएं, उसके पास ऑलरेडी कोई ना कोई वेलोसिटी है और जैसे से टाइम चेंज हो रहा है वैसे से इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। हम ऐसा मान लेते हैं वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन शुरुआत में उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शुरुआत में रुका हुआ रेस्ट में, यानी हमारे पास अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी इसके पास ऑलरेडी कोई ना कोई वेलोसिटी है। और उसके बाद जैसे से टाइम बढ़ा वैसे से इसकी वेलोसिटी भी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आई? तो अगर हम ग्राफ से इसको दिखाना चाहें तो ये वाली लाइन वेलोसिटी को दिखा रही है। अगर हम ग्राफ को यहाँ से शुरू करें तो इसका मतलब उसके पास शुरुआत की वेलोसिटी कितनी थी, 0, क्योंकि ये तो ओरिजिन है, 0,0। तो शुरुआत में उसके पास वेलोसिटी 0 थी। हम क्या करते हैं, ग्राफ को यहाँ से ना शुरू करके थोड़ा सा ऊपर शुरू करते हैं। हम मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट के पास पहले से थोड़ी सी वेलोसिटी है। थोड़ी सी वेलोसिटी कितनी भी हो सकती है, मान लेते हैं इतनी वेलोसिटी। ये वेलोसिटी, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेलोसिटी को। हमने मान लिया ऑब्जेक्ट के पास पहले से इतनी सी वेलोसिटी है, और इसके बाद यहाँ से जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे से वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और ऐसी सिचुएशन में ग्राफ ऐसा बन जाएगा। जैसे से टाइम बढ़ रहा है, देखिए जैसे से टाइम बढ़ रहा है वैसे से वेलोसिटी भी बढ़ रही है। बात समझ में आई? हमने मान लिया फाइनली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी दूर तक पहुंची, यानी अगर इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई, ये हो गई। फाइनली ये परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर लिया और यहाँ से ये पता चला कि फाइनली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये हो गई। ये हो गई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। कितनी हो गई, हम मान लेते हैं ये v हो गई। अच्छा, अब बात यह आती कि ये v कहाँ से है, ये 0 से v है कि यहाँ से v है, तो 0 से v है। अब जैसे हम बाइक चला रहे हो, हम बाइक चला रहे हैं, हमने कहा अभी मौजूदा समय में बाइक की स्पीड हमारी 20 थी। हमारी बाइक की स्पीड अभी कितनी थी, 20। थोड़ी देर बाद हमारी बाइक की स्पीड 50 हो गई। तो बेटा ये 50 जो है, इसको अगर काउंट करें
तो 50 कैसे काउंट हुआ, 0 से ही तो 50 काउंट हुआ। हम ये थोड़ी ना कह रहे कि 20 से बढ़ के 50 हुई, 20 के बाद अगर 50 बढ़ी होती तब तो 70 हो गई होती। बात समझ रहे हैं? हमने कहा बाइक हमारी ऑलरेडी 20 की स्पीड में थी, अब बढ़कर 50 हो गई, तो बढ़कर 50 कितनी हुई, 0 से बढ़कर 50 हुई। अगर 20 में 50 बढ़ी होती तो कितनी हो जाती, 70 हो जाती। बात समझ में आई? तो कहने का सेंस ये हुआ कि जो वेलोसिटी v है, ये जो वेलोसिटी v है इस पॉइंट पे v, वो 0 से पूरी v है, यानी ये पूरी v है। अगर हम इसको पूरा एक्सप्लेन करें तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरी v है, और यहाँ तक कितनी है, ये u है इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, और ये पूरी v है। तो अगर ऊपर बची हुई बात करें तो कितनी हो जाएगी, v माइनस यू। इतनी बात समझ में आई? हमने क्या किया, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और एक परपेंडिकुलर ने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। सारे पॉइंट से एक परपेंडिकुलर, कंस्ट्रक्शन इजी करने के लिए हर जगह से एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। यानी ये जो आपका ग्राफ है, ये रेड कलर वाला, ये जिन जिन पॉइंट पे टच कर रहा है, नहीं जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। देखिए यहाँ पे टच कर रहा था, यहाँ परपेंडिकुलर, इसकी दूसरी लाइन ये गई तो एक परपेंडिकुलर ये, एक परपेंडिकुलर ये, सारे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ है v = u + at। हमने बताया कि अगर हमें स्टार्ट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, या तो एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे या तो डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्प्लेसमेंट किससे, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है, s। क्या इसमें कहीं s है, नहीं है, तो इसमें क्या है, a। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेशन से। अच्छा, ये जो ग्राफ है वो कौन सा है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है, और हमें पता है वी नो दैट हमें क्या पता है कि इन टाइम वेलोसिटी ग्राफ, ये हम जानते हैं अच्छे से कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ में जो स्लोप होता है ग्राफ का, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। ये चीज़ हमें पता होती है कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ में जो ग्राफ का स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये पॉइंट हमने आपको लिखवाया है कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ में स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप है कौन सी, क्या चीज़, स्लोप ये जो रेड कलर से हम आपको लाइन दिखा रहे हैं यही स्लोप है। यानी किसी भी ग्राफ में जो बीच से लाइन जाती है वही स्लोप होती है। तो ये स्लोप है, और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें क्या निकालना है, स्लोप। इस फिगर में हम नाम दे देते हैं, इनकी नॉमेनक्लेचर इसका करते हैं। तो ये ओ नाम दे दिए, इस पॉइंट को नाम दे दिए ए, ये जहाँ पे बी है इसको नाम दे दिया बी, ये सी, ये डी, ये ई। नेम आप कोई भी दे सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आप जानते हैं कि ओ से ए तक की डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंसेस आप जो लिख लीजिएगा कि ओ से ए तक की डिस्टेंस आप जानते हैं कितनी है, यू है। ओ से ए तक की यू है। ओ से बी तक की डिस्टेंस, ओ से बी तक की डिस्टेंस यानी ओ से बी, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, वी है। ओ से ई या फिर ए से डी, दोनों सेम है क्योंकि पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। ओ से ई बोलिए या ए से डी बोलिए, ये क्या है, टाइम है, क्योंकि देखिए टाइम एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये टाइम टी हो जाएगा। सी से डी की बात करें अगर हम, सी से डी की, देखिए बस इतनी की बात कर रहे हैं तो हमें पता है पूरा तो वी था, देखिए सी ई पूरा वी था, ये इसके बराबर होगा। और लेकिन हमें इतना चाहिए केवल, देखिए बात समझिए, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक वी था, लेकिन हमें तो केवल इतना चाहिए, ये ऊपर वाला हिस्सा, मतलब नीचे वाला हिस्सा नहीं चाहिए। कितना नहीं चाहिए, यू नहीं चाहिए, तो कितना आ जाएगा, यानी ये वाली लेंथ v माइनस यू होगी। इतना तो आपको समझ में आया होगा। आगे करें तो देखिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि इन टाइम वेलोसिटी ग्राफ स्लोप रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन, स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको, हमने ये भी आपको बताया कि हमारे जो इक्वेशन सॉल्व होती है ना वो या तो एक्सेलरेशन से होंगी या तो डिस्प्लेसमेंट से। तो हमें सॉल्व कहाँ से करना है, हमें सॉल्व करना है एक्सेलरेशन से। और अगर हमें एक्सेलरेशन को पता करना है तो क्या पता करना पड़ेगा, स्लोप। अगर हमें एक्सेलरेशन को पता करना है तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या पता करना पड़ेगा, स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अगर ना पता हो तो, स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप टेंजेंट होता है। स्लोप क्या होता है, टेंजेंट, और इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप टेंजेंट होता है और इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप का फॉर्मूला होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए, अब परपेंडिकुलर बेस कहाँ से मिलेगा? देखिए स्लोप जो होता है वो टेंजेंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कहाँ से मिलेगा? तो इस ट्राइंगल को देखिए, क्योंकि परपेंडिकुलर या बेस किसी राइट एंगल ट्राइंगल में तो होंगे। कहाँ होंगे? किसी राइट एंगल ट्राइंगल में। तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, कौन सा ट्राइंगल हम लेते हैं? ट्राइंगल ACD। तो इन ट्राइंगल ACD स्लोप इक्वल टू, यानी स्लोप का मतलब है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप होगा। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? स्लोप के बराबर। और स्लोप किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा? CD, क्योंकि हम ट्राइंगल ACD ले रहे हैं। परपेंडिकुलर होगा CD और बेस AD। एक्सेलरेशन का सिंबल A, CD कितना है? CD यानी V माइनस यू, V माइनस यू। और बेस AD कितना है? AD टाइम t के बराबर है, तो ये t हो जाएगा। t इधर मल्टीप्लाई में आया, AT इक्वल टू V माइनस यू। इधर माइनस यू है, इधर प्लस में आ जाएगा, तो V इक्वल टू यू प्लस AT। प्रूफ हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। देखिए बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की जो सेकंड इक्वेशन है इसको हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो ग्राफ वही यूज होगा जो हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिया था। ग्राफ वही यूज होगा जो हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ग्राफ बार बार नहीं चेंज होगा। कौन सा ग्राफ है? टाइम वेलोसिटी ग्राफ। और हमने आपको बता रखा है कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ में जो स्लोप होता है किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को। कुछ भी नया नहीं होना है, सब कुछ वही है। तो सेकंड इक्वेशन थी क्या? सेकंड इक्वेशन थी S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इस इक्वेशन में क्या क्या है? इस इक्वेशन में हमने आपको बताया कि जो इक्वेशन सॉल्व होंगी वो दो ही चीज़ों से सॉल्व हो सकती हैं, या तो एक्सेलरेशन या तो डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट में भी है और एक्सेलरेशन भी है, दोनों है। तो ऐसी सिचुएशन में हम डिस्प्लेसमेंट से सॉल्व करेंगे। नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व होती है डिस्प्लेसमेंट से। जब डिस्प्लेसमेंट ना हो तो एक्सेलरेशन से शुरुआत करेंगे। देखिए हमने बताया ना कि डेरिवेशन करते समय ये पता होना चाहिए डेरिवेशन शुरू कहाँ से करें। अगर ये पता चल गया तो डेरिवेशन इजी हो जाएगा। तो डेरिवेशन शुरू कहाँ से करें ये पता करने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, या तो हम उसको एक्सेलरेशन से शुरू करेंगे या तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट से शुरू करेंगे। नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट से शुरू करेंगे, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो कहाँ से शुरू करेंगे? एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट से शुरू करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? हमने आपको एक पॉइंट लिखवाया था। क्या लिखवाया था? कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ में स्लोप जो होता है वो एक्स एक्सिस के साथ जितना एरिया कवर करेगा वही डिस्टेंस होती है या डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी टाइम वेलोसिटी ग्राफ में ये जो स्लोप है, स्लोप, ये स्लोप नेमिंग क्या थी इसकी? AC। ये स्लोप जो AC है वो एक्स एक्सिस के साथ जितना एरिया कवर करेगा, कितना एरिया कवर कर रहा है? देखिए ये पूरा, अगर हम एरिया की बात करें तो ये पूरा एरिया कवर कर रहा है, ये एरिया कवर कर रहा है। तो स्लोप एक्स एक्सिस के साथ जितना एरिया कवर करेगा वो एरिया होगी डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। बात समझ में आई? यानी कोई किसी टाइम वेलोसिटी ग्राफ में जो स्लोप होगा वो एक्स एक्सिस के साथ जितना एरिया कवर करेगा वो एरिया ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई डिस्प्लेसमेंट या चली गई डिस्टेंस होगी। बात समझ में आई है? यहाँ से ऐसा हम बोल सकते हैं बेटा कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इक्वल टू होता है किसके? एरिया कवर्ड बाय स्लोप विद एक्स एक्सिस। टाइम वेलोसिटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है एरिया कवर्ड बाय स्लोप विद एक्स एक्सिस। यानी एरिया स्लोप के साथ कितने, यानी स्लोप जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर कर रहा है, स्लोप एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, S। अब बात आती है एरिया कवर्ड, तो कितना एरिया हुआ? तो अगर हम इस स्लोप की बात करें तो इस स्लोप हमारी ये लाइन थी, ये लाइन स्लोप थी। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो कितना एरिया कवर कर रही है? तो यहाँ पे ये लाइन, यहाँ पे तो ट्राइंगल बना रही है, यहाँ पे तो ट्राइंगल बना रही है, और नीचे क्या बना रही है? रेक्टेंगल बना रही है। तो अगर हम इस स्लोप, यानी ये स्लोप जो है वो एक्स एक्सिस के साथ, तो स्लोप का पहला पॉइंट भी एक्स से मिलाओ और लास्ट वाला पॉइंट भी एक्स से मिलाओ, तो पूरा तो ये हुआ। अगर हम इस पूरे को अलग बनाए फिगर, तो पूरा फिगर कुछ ऐसा हुआ।
पूरा फिगर कुछ ऐसा हुआ है, इस फिगर को हमने अलग बनाया। हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन और ड्रा कर दी, तो ऊपर बन गया ट्राइंगल, नीचे बन गया रेक्टेंगल। तो अगर हमें पूरा एरिया चाहिए हो तो ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, तो यहाँ से एरिया कवर्ड बाय स्लोप विद एक्स एक्सिस हो जाएगा एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ACD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, AOED, एस इक्वल टू, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो S इक्वल टू हाफ बेस, अब बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा AD, तो फिर ट्राइंगल में बेस कितना है AD, हाइट कितना है CD प्लस रेक्टेंगल की बात करें तो L इंटू बी, L हो जाएगा OE और B कितना हो जाएगा, आप ED बोलो या OA बोलो, कुछ भी बोलो एक ही है, वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ से आया S इक्वल टू हाफ, AD कितना है, AD है T, AD है T रख दिए। देखिए AD आपको कितना दिख रहा है, T, यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हैं, AD है T, हमने T लिख दिया। अब अगर CD की बात करें तो CD कितना है, CD यहाँ पे देखिए CD V माइनस यू है, ये देखिए CD कितना है V माइनस यू, तो इसको हमने लिख दिया V माइनस यू प्लस OE, तो OE T है, हमने T लिख दिया, इंटू OA, तो OA U है, हमने U लिख दिया। तो यहाँ से हमारा बना, अब देखिए अब इस क्वेश्चन को देखें तो हमारी क्वेश्चन बनी S इक्वल टू हाफ V माइनस यू इंटू T प्लस UT, ये क्वेश्चन बन गई। अगर हम मैच कराएं पहली वाली इक्वेशन से जो हमें प्रूव करनी है, देखिए हम सॉल्व तो कर चुके हैं, जितना हमें सॉल्व करना था हम कर चुके हैं, लेकिन अभी भी आंसर हमारा नहीं आया। क्यों नहीं आया, तो अगर हम पहली वाली इक्वेशन से मैच कराएं तो पहली वाली इक्वेशन में ऐसे हमको S मिल गया, हाफ, हमें हाफ भी कहीं ना कहीं तो मिल ही रहा है, V है, U है, T है, U और T, तो इसमें देखें तो U भी है, T भी है, T भी है, लेकिन क्या नहीं V, यहाँ पर V है और इस इक्वेशन में कहीं भी V नहीं है। तो हमारा टारगेट है V को हटाना। अगर हम किसी तरह से V को हटा ले जाएं सॉल्व हो जाएगा। क्यों हटा ले जाए, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें कहीं V नहीं है, जबकि हमारे पास यहाँ पे V आ रहा है, तो V को हटाना है। कैसे हटाएंगे V को, तो V को हटाने के लिए आप जानते हैं बिकॉज V इक्वल टू होता है U प्लस AT। अभी भी आपने पहली इक्वेशन पढ़ी है न्यूटन्स की, मोशन की पहली इक्वेशन आपने पढ़ी जिसमें आपने पढ़ा V इक्वल टू कितना होता है U प्लस AT। तो अगर V की जगह हम U प्लस AT पुट कर दें तो S इक्वल टू हाफ, तो हमने ऐसे ही लिखा, V की जगह पर U प्लस AT और माइनस U, देखिए V की जगह पर U प्लस AT माइनस U पहले से और ब्रैकेट के बाहर T और प्लस UT, U से U कैंसिल, तो ऐसा आ गया हाफ। तो हमने ऐसे ही लिखा, ये AT और T मिलके हो गया AT स्क्वायर प्लस UT। तो यानी फाइनली हमारा फॉर्मूला बन गया S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारा डेरिवेशन हो गया, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए बेटा, अगर हम मोशन के थर्ड इक्वेशन की बात करें, मोशन की थर्ड इक्वेशन, तो मोशन की थर्ड इक्वेशन है क्या, मोशन की थर्ड इक्वेशन होती है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। फिर से बात हो जाती है हम सॉल्व कहाँ से करें। मोशन की जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। हम जितनी इक्वेशन अभी तक सॉल्व करते चले आ रहे हैं वो या तो एक्सेलरेशन से सॉल्व किए या तो डिस्प्लेसमेंट से। हमने कहा कि अगर इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट हो, अगर इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट हो तो एक्सेलरेशन से सॉल्व नहीं करेंगे, किससे सॉल्व करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से। तो इसमें भी तो वैसा ही है, इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट है, देखिए S है, तो कहाँ से सॉल्व करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से। और जब डिस्प्लेसमेंट से सॉल्व करेंगे तो प्रोसेस तो वही लगेगा ना। डिस्प्लेसमेंट है क्या, तो इन टाइम वेलोसिटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया कवर्ड बाय स्लोप विद एक्स एक्सिस। स्लोप कितना एरिया कवर कर रहा है, तो स्लोप ऊपर ट्राइंगल बना रहा है, नीचे रेक्टेंगल बना रहा है, पूरा वही प्रोसेस जो अभी हमने सेकंड इक्वेशन में पढ़ा है, जो हमने अभी सेकंड इक्वेशन में पढ़ा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी
हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है AD, बेस है AD, हाइट कितनी है CD, AD इंटू CD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू B, लेंथ कितना है OE और OA, वैल्यू पुट कर दिए सारी। हाफ AD कितना है, AD T के बराबर है क्योंकि टाइम एक्सिस पे है। CD कितना है, CD V माइनस यू के बराबर है, V माइनस यू लिख दिए। OE T के बराबर है, OA U के बराबर है, सारी वैल्यू रखती है हमने। इतना हमने सॉल्व कर दिया। ये क्या आ गया, हाफ V माइनस यू इंटू टी प्लस यू टी। यहाँ तक ठीक था। अब देखिए क्वेश्चन हमको क्या चाहिए, हमको जो क्वेश्चन चाहिए वो V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। अगर हम दोनों को कंपेयर कराएं तो S यहाँ भी है, यहाँ भी है। हाफ, चलो हाफ से कोई मतलब नहीं, नंबर से कोई मतलब नहीं। V यहाँ पर है, यहाँ पर भी V है, U यहाँ पर है, यहाँ पर भी U है, T यहाँ पर है लेकिन T यहाँ पर नहीं है। तो आपको किसको हटाना है, T को। अगर किसी तरह से यहाँ से T को हटा ले जाएं तो सॉल्व हो जाएगा। कैसे T को हटाते हैं, तो T को हटाने के लिए वही प्रोसेस अप्लाई करिए। कौन सा, वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन मोशन की पहली इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा है, V इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहीं से T को हटाना है, U इधर माइनस में आएगा, V माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो T कितना आएगा, V माइनस यू, या पे आप सीधे सीधे लिख दीजिए V माइनस यू इक्वल टू ए। चलिए अच्छा देख लेते हैं, यहाँ से T हटाते हैं तो T कितना आएगा, V माइनस यू अपॉन ए। ये आ गई T की वैल्यू क्योंकि हमें T हटाना था। हमें क्या हटाना था, T कितना आएगा, V माइनस यू अपॉन ए। ये वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दें तो क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते ही आएगा S इक्वल टू हाफ V माइनस यू, तो ठीक था। T की जगह पे हो जाएगा V माइनस यू अपॉन ए। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे T की जगह पर, यहाँ पे T की जगह पे कितना रखेंगे, V माइनस यू अपॉन ए। ये A बना लीजिएगा, V और U में थोड़ा सा अपॉन ए, और प्लस को हम थोड़ा सा अलग साइन उससे कलर से दिखा दे रहे हैं ताकि आपको नज़र आए, प्लस UT। तो U तो हमने ऐसे ही लिखा, और T की जगह पर V माइनस यू अपॉन ए। देखिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो V माइनस यू दो बार है, कॉमन ले सकते हैं हम, A भी कॉमन ले सकते हैं। तो S इक्वल टू हाफ V माइनस यू अपॉन ए हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना, V माइनस यू अपॉन ए कॉमन लिया तो यहाँ पे V माइनस यू बच गया, और प्लस V माइनस यू अपॉन ए कॉमन ले लिया तो A बच गया, U बच गया, सॉरी V माइनस यू अपॉन ए कॉमन ले लिया तो U बच गया, U से U कैंसिल हो गया, U से U कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारा, S इक्वल टू हाफ V माइनस यू अपॉन ए, और ब्रैकेट के बाहर V। एक सेकंड बेटा, यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया, हाफ कॉमन नहीं होगा, हाफ कॉमन नहीं होगा क्योंकि हाफ तो केवल इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो इसलिए हाफ कॉमन नहीं होगा। और हमारे पास कॉमन क्या आएगा, V माइनस यू अपॉन ए कॉमन हो जाएगा, V माइनस यू अपॉन ए कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से बच गया V माइनस यू अपॉन टू, V माइनस यू अपॉन टू, और प्लस V माइनस यू अपॉन ए कॉमन होने के बाद U बच गया। अब देखिए S इक्वल टू V माइनस यू अपॉन ए, ऐसे हमने लिखा, ब्रैकेट के अंदर V माइनस यू और ये 2U प्लस का 2U। इसको सॉल्व करते हैं तो अपॉन में 2, इसको सॉल्व करते हैं तो S इक्वल टू V माइनस यू अपॉन ए, तो हमने ऐसे ही लिखा, और ये 2U में U चला गया तो बच गया V प्लस यू अपॉन 2। ये 2A इधर मल्टीप्लाई में आ गया तो हो गया 2AS इक्वल टू V माइनस यू, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में V प्लस यू। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से हम इधर रफ किए दे रहे हैं,
तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमें, ये 2as तुम्हारा पहले से था, इक्वल टू यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये इधर माइनस से प्लस में आएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर हो गया? ये हमारा हो गया सेकंड डेरिवेशन।